हेलो एवरीवन, दिस इज इंद्र विक्रम। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 8 जो है कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर, उसके जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हैं उनको। अभी आपने शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और इवन टेक्स्ट बुक बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो देख लिए हैं, और अब जो आज की वीडियो से शुरू होगा वो होगा आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है आपसे? डिस्कस इन डिटेल। आपको डिटेल में चर्चा करनी है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो डिटेल में ही चर्चा करेंगे, है ना। द आर्ग्यूमेंट्स दैट वर प्लेस्ड इन फेवर ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी पता है आपको, यानी गुलामी, दास्ता, ठीक है। तो स्लेवरी के कंटिन्यूएशन से रिलेटेड आर्गुमेंट्स मांग रहा है, यानी कि भाई गुलामी जो है उसको आगे कंटिन्यू किया जाए, उसको लगातार बनाए रखा जाए समाज में, इससे रिलेटेड कुछ आर्गुमेंट्स दीजिए। क्लियर है? चलो, तो स्पेन हमारा जो कंट्री है, अब देखो चूंकि डिटेल में डिस्कशन करना है तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल कर दूं, और ज़्यादा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने जो टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर्स के, उनके वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। तो अब जब वहाँ पर ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं हमने, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको आइडिया जो है वो लग जाए, इतना लेवल का डिस्कस करेंगे, और पूरी स्टोरी को एज इट इज़ डिस्कस नहीं करेंगे। अदरवाइज तो वो फिर क्या, एक पर्टिकुलर ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे जिन टर्म्स पे एक वीडियो बन सकता है, तो वो फिर हमारा तो एक ही आंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इलांगेट हो जाएगा। चलो, तो स्पेन आपको पता है कि वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जो वॉयजेस, समुद्री यात्राओं का दौर शुरू करेगा, है ना। कोलंबस का नाम आपने पढ़ा है, वीडियोस में देखा है। तो जो स्पेन है वो समुद्री यात्राओं का दौर जब शुरू करेगा, तो आपका जो सेंट्रल अमेरिकन है, नॉर्दर्न अमेरिकन है, सदर्न अमेरिकन एरिया है, उसको ये क्या करेंगे? कॉलोनाइज कर लेंगे। वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनको डिफीट करेंगे और उनको कॉलोनाइज कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या है कि वहाँ पर धीरे धीरे जो लोकल लोग हैं, उन लोकल लोगों को इन्होंने क्या किया? एनस्लेव करना शुरू कर दिया, स्लेव बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो स्लेव बनाना शुरू कर दिया, तो वहीं से रिलेटेड हो रही है आपकी बात, ठीक है, कि आपको आर्गुमेंट्स देने हैं किसके फेवर में? स्लेवरी को कंटिन्यू करने के फेवर में। तो फिलिप सेकंड से शुरू होता है, जो कि किंग ऑफ स्पेन है, स्पेन का राजा है। इसने क्या किया? एक ऑर्डर पास किया, और ऑर्डर में ये कहा इसने कि जो सामाजिक जीवन है, सोसाइटी है, इसमें पब्लिक लाइफ में स्लेवरी को क्या कर रहे हैं? बैन कर रहे हैं। किसी भी तरीके की स्लेवरी कह दो या फोर्स लेबर कह दो, ठीक है। फोर्स लेबर भी आपको बहुत अच्छे से पता है, यानी आपको काम के बदले, आपको काम जो है वो बलपूर्वक करवाया जाए, आपसे काम जो है आपको करना नहीं चाहते हैं लेकिन बिना मर्जी के करवाया जा रहा है, तो फोर्स लेबर हो गया। तो इस तरीके के किसी भी एक्टिविटी को बैन किया। अब उस समय फोर्स लेबर का मतलब स्लेवरी के ही जैसा होता था, ठीक है। वो आज की तरह का फोर्स लेबर नहीं हुआ कि चलो मजबूर है कोई व्यक्ति तो उसको करवा दिया। प्लस उस ज़माने की बात करो तो अब वो ज़माना ऐसा था कि अब पॉलिटिकली हमारे ऊपर स्पेनिश जैसे, मतलब जो भी ट्राइब है उनके ऊपर स्पेनिश लोग जब डोमिनेट करेंगे, तो अब उनके ऊपर ऑप्शन बचता नहीं था उनको कुछ करने का। अब वो फिर जो वो कहेंगे वही करने का ऑप्शन बचता था। तो यहाँ पे स्लेवरी और फोर्स लेबर को आप कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए, तो ये लॉ इनैक्ट किया गया, या इन्होंने ऑर्डर जारी किया कि पब्लिक लाइफ में या पब्लिकली जो है फोर्स लेबर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब 1609 के आसपास, या आप कह दो कि 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की बात है। 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ये लॉ जो है वो ये कह रहा था कि स्थानीय लोग, यानी जिन जगहों पर स्पेनिश लोगों ने ऑक्यूपेशन किया है, अपना ऑक्यूपेशन का मतलब जहां पर जाके अपनी टेरिटरीज को अब एक्सपांड कर रहे हैं, जहां स्पेनिश थे नहीं, नेटिव लोग रहते थे, वहां के लोग रहते थे लोकल, यानी जिन कॉन्टिनेंट्स को पहले यूरोप जानता भी नहीं था, वहां पे जब ये दूसरे यूरोपियंस पहुंचे तो वहां के नेटिव लोगों की बात हो रही कि लोकल लोगों को जो है इस नियम के तहत क्या होगा कि लोकल लोग जो है ना, चाहे वो क्रिश्चियंस हों या नॉन क्रिश्चियंस हों, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि क्रिश्चियन वर्ड तो ठीक है एक बार, नॉन क्रिश्चियन लोगों को तो बहुत इंफीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, तो नॉन क्रिश्चियन वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है। नॉन क्रिश्चियंस वर गिवन फुल लिबर्टी, पूरी स्वतंत्रता दी जा रही है नॉन क्रिश्चियन पीपल्स को। और फुल लिबर्टी का मतलब है कि उन्हें किसी भी तरीके से ऐसे काम में नहीं लगाया जाएगा जो काम वो नहीं करना चाहते। अब ये स्पेनिश किंग जो है फिलिप सेकंड, उसने लॉ दे दिया
ऑर्डर दे दिया, लेकिन इस ऑर्डर को लेके पूरे जो यूरोपियन सेटलर्स हैं, यूरोपियन सेटलर का मतलब जो लोग इन कॉलोनीज में आके बस गए थे, जो लोग इन जगहों पर आकर सेटल हो गए थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सेटलमेंट जो सेटल्ड थे वहां पे, तो इन्होंने क्या किया, बड़े लेवल पर जो है वो असंतुष्टि जाहिर करी अपनी कि यार ये जो ऑर्डर्स हैं दे आर नॉट इन आवर इंटरेस्ट, हमारे हित में नहीं है ये, इससे हमारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट है, हमारा इकोनॉमिक एडवांटेज है वो हैम्पर होगा, वो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, कि ऐसा हो। सो द यूरोपियन सेटलर्स वर एनरेज्ड ओवर दिस लॉ, इस कानून के ऊपर पूरे यूरोपियन सेटलर, अब भाई बिना गुलामी के उनको लेबर कहां से मिलेगा, लेबर नहीं मिलेगा तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं वो कैसे होंगी, अब ये खुद तो काम करेंगे नहीं ना, ये तो यूरोपियन सेटलर्स है ना, थोड़ा सुपीरियरिटी की बात हो गई ना, तो अब वो उन लोगों से काम करवाएंगे जिनके ऊपर वो रूल कर रहे हैं। तो इस तरीके से पूरे जो यूरोपियंस हैं और जो सेटलर्स हैं वहां पे, उन लोगों ने विद्रोह कर दिया, विद्रोह नहीं कहना चाहिए, विरोध प्रदर्शन किया आप कह सकते हैं। लगभग 2 साल के बाद they forced the king to scrap this law and to permit enslavement once again, यानी कि जैसे क्वेश्चन में शुरुआत में कहा गया कि आप स्लेवरी को कंटिन्यू करने के कंटेक्स्ट में आर्गुमेंट्स दीजिए, तो यहां पर अब वो चीज आ गई, अब वो किंग को फोर्स करेंगे, किंग के ऊपर थ्रू डिफरेंट मीन्स, दे जस्ट वांटेड टू फोर्स किंग, है ना, पुट हिम अंडर प्रेशर, दबाव बनाना शुरू किया, है ना, लॉबी लगानी शुरू करी। अब राजा से जाके डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते थे कि आप वापस कर दो, डायरेक्टली का मतलब ऐसा राजा है वो अथॉरिटी है, लेकिन हाँ अलग अलग तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रेशर तो क्रिएट कर ही सकते थे कि ये जो एनस्लेवमेंट है, गुलामी की प्रथा है, दास्ता की प्रथा है, इसको वापस से जो है वो शुरू कर दिया जाए, इसको जो है वो इस नियम को, इस कानून को स्क्रैप कर दिया जाए, ठीक है। चलिए अब आप देखोगे कि ये चीज होगी भी, होगा क्या होगा यहाँ पे कि जो राजा होगा वो कहेगा कि यार ऐसा है कि आप पब्लिक डोमेन में जो चल रहा है वो चलने दो, सीक्रेटली जो काम कराना हो आपको वो काम कराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्लियर है, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपके अगेंस्ट किसी भी तरीके से कोई लीगल प्रोसीडिंग्स भी नहीं हुआ करेगी, हम उसको एंटरटेन ही नहीं करेंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये एक चीज़ हो जाएगी कि सीक्रेटली वो चीज़ जो है वो राजा सैंक्शन कर देगा, और पब्लिक डोमेन में तो फिर क्या है, उसी की एक बेइज्जती हो जाएगी ना, इंसल्ट हो जाएगी कि राजा ने पहले गुलामी ख़त्म करी, अब अभी कुछ सालों बाद प्रेशर में आके गुलामी जैसे इनह्यूमन प्रैक्टिस को वापस से वो रीइंस्टेट कर रहा है, ठीक है। चलो धीरे धीरे उसी जगह पर आपके कॉलोनीज़ की बात जिनकी हम कर रहे हैं, यहाँ पर नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी शुरू होंगी। नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों? क्योंकि यूरोप में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी उनके इतर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज थे जिन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके नए कमर्शियल वेंचर्स इस्टेब्लिश किए जा सकते थे। सेटलमेंट अब बढ़ रहा था, जंगलों को साफ करके आगे जो सेटलमेंट की प्रोसेस है वो धीरे धीरे बढ़ाई जा रही थी। तो 18th सेंचुरी के आसपास यहाँ पर नए जो कमर्शियल वेंचर्स होंगे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वेंचर होगा गोल्ड। तो गोल्ड माइनिंग का काम होगा, क्योंकि 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में यहाँ पर गोल्ड जो है उसकी डिस्कवरी की जाएगी, ठीक है। और जब गोल्ड की डिस्कवरी की गई तो माइनिंग का काम शुरू होगा, यहाँ पे बहुत तेजी से माइनिंग का काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इन माइंस में काम करने के लिए क्या होता था कि आपको ह्यूमिड कंडीशंस वगैरह में, थोड़ा सा गर्मी वगैरह में काम करना पड़ता था, ठीक है, जो कि यूरोपियन तो कभी करने से रहे। अब लोकल लोग करेंगे भाई, ठीक है, लोकल लोग करेंगे, लेकिन लोकल लोग भी इस काम में क्या है, नहीं आना चाहते थे, क्लियर है। लोकल लोग भी इस काम में नहीं आना चाहते थे, है ना। लोकल लोग तो भाई आसानी से मिल जाएंगे, चीप लेबर मिल जाएगा, ज़्यादा सस्ता लेबर मिल जाएगा, लेकिन वो जंगलों में कोई भाग जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो नहीं आना चाह रहे थे, ठीक है। तो इस जगह पर यूरोपियन लोग जो है अब सस्ते लेबर्स की तलाश में हैं, क्लियर है। और 1780s के आसपास यानी 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में वापस से बात चल रही थी स्लेवरी को खत्म करने की, खासकर यूरोपियन कॉलोनीज में। तो एक नया सिस्टम शुरू हुआ यहाँ पे, ठीक है। वो नया सिस्टम क्या हुआ, लोगों ने ओपिनियन दिया कि यार ठीक है, लोकल लोगों को हम नहीं बनाते हैं एनस्लेव, और यूरोपियंस लोग तो काम करेंगे नहीं, तो अब ऐसा करते हैं कि गुलामों को कहीं और से ढूंढा जाए फिर, क्योंकि काम तो करवाना है ना। तो बाहर से काम करने के लिए आपने गुलामों को ढूंढना शुरू कर दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पर यूरोपियंस ने स्लेव ट्रेड शुरू किया, क्लियर है। अफ्रीका की जो बहुत सारी ट्राइब्स थी, ये ट्राइब्स जो है मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ी हुई थी। यहाँ पर मीडिएटर्स की हेल्प से जो
यूरोपियन लोग हैं, इन्होंने स्लेव ट्रेड शुरू किया, जिसमें अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट से ज़्यादातर और तमाम, हालांकि अफ्रीका के तमाम इलाकों से गुलाम लाए जाते थे, तमाम इलाकों से लोगों को लाया जाता था, उनको ले आके और यूरोपियंस को बेचा जाता था। यूरोपियंस या मैं कहूँ स्पेनिश, पुर्तगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये लोग अपने साथ में फिनिश्ड गुड्स लेके आते थे, क्रॉप्स, फसलें, खाने की चीज़ें लेके आते थे जो अफ्रीकन्स को देते थे। अफ्रीकन्स बदले में इनको गुलाम देते थे, ठीक है, और उन गुलामों को फिर ले जाया जाता था कहाँ पर, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, क्लियर, जहाँ पर उनसे काम करवाया जाता था। इन गोल्ड माइंस हो गई और प्लांटेशंस वाले काम हो गए, ठीक है, क्रॉप प्लांटेशन जैसे कि शुगर प्लांटेशन वगैरह हो गया, तो वहाँ पे काम करवाया जाता था, क्लियर है। और इसके अलावा आपके एग्रीकल्चरल पर्पस के हिसाब से भी काम करवाया जाता था, ठीक है। तो ये सारे काम जो होते थे वो गुलामों से करवाए जाते थे, और फिर इन सारी चीज़ों को जो भी आउटपुट निकलता था, प्रोड्यूस निकलता था, प्रोडक्शन होता था, उसको वापस से यूके भेजा जाता था। तो इसे हम ट्रायंगुलर ट्रेड कहेंगे, या आप कह दो कि एक ऐसा ट्रेड जो 3 जगहों पर डिपेंडेंट था एक्चुअल में। कहाँ पर? अफ्रीका से अमेरिका, अमेरिका से यूरोप, या यूरोप से अफ्रीका, अमेरिका से यूरोप, से अफ्रीका, अफ्रीका से अमेरिका, और अमेरिका से फिर यूरोप। तो ये 3 ऐसे ट्रायंगल बनता था, क्लियर है। बड़े पैमाने पर जो अफ्रीकन मैन और वुमेन हैं, पुरुष और महिलाएं हैं, इनको खरीदा जाता था, ठीक है। और इसके बाद कई बार फैमिलीज़ तक जो है वो किडनैप करके, छोटे बच्चों को किडनैप करके लाया जाता था और उनको यहाँ पर सेल किया जाता था, और इससे फिर वो आगे स्लेवरी की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई जिनसे आप कह सकते हो कि स्लेवरी जो है वो आगे बढ़ेगी। और बार बार जब ऐसी प्रोसीजर्स आएंगी, ऐसी आप कह दो ऐसे इंसिडेंट्स आएंगे, ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब स्लेवरी बैन करने की बात होगी, तो हमारे जो लोकल यूरोपियन सेटलर्स हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कहेंगे कि यार ऐसा है कि अगर हम स्लेवरी अभी बंद करेंगे तो स्लेवरी से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैम्पर हो जाएंगी, इसलिए इकोनॉमिक साइकिल को बनाए रखने के लिए स्लेव रिक्वायर्ड है। ये स्लेवरी अगले कई सालों तक चलती रहेगी। आपको भी पता है बाद में फिर यूरोप के, अमेरिका के कई हिस्सों में लेजिस्लेशंस के थ्रू, मूवमेंट्स के थ्रू स्लेवरी को बैन करवाया गया, है ना। अब वो तमाम अलग है फिर बातें, स्लेवरी से रिलेटेड मूवमेंट्स और पर्सनालिटीज़ की कौन कौन है, वो अभी हमारे टॉपिक में है भी नहीं, सिलेबस में है भी नहीं, इसलिए यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। Cortes, without any explanation, placed the emperor under house arrest and attempted to rule his name. Explained how it happened. इस वीडियो में आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कॉर्टेस जो है, ठीक है, एज़टेक्स के पास गया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो एज़टेक्स के पास ये गया था उस समय, और 2 लोग हैं बेसिकली, हरमन कॉर्ट्स और फ्रांसिस पिज़ारो, इन दोनों का नाम लिया था मैंने वहाँ पे। कॉर्टेस जो है हमारा, ये भी बेचारा स्पेनिश, अब बेचारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कर्म इसके ऐसे हैं कि अच्छी जगह तो नहीं नसीब हुई होगी, है ना। तो जो कॉर्टेस है ये जब आएगा, है ना, अपने सोल्जर्स के साथ में, तो इसने सबसे पहले, ये लोग कॉन्क्विस्टडर्स कहलाते थे, याद होगा आपको, ठीक है, ये शब्द भी हमने इस्तेमाल करा था, यानी वो लोग जो कॉन्क्वेस्ट करते हैं, जीतते हैं जगहों को, ठीक है, या कई पहले भी इसमें जो वॉर्स हुई हैं उनमें ये विक्टोरियस इमर्ज हुए हैं। तो ये आएंगे जब, तो सबसे पहले उन्होंने मैक्सिको के एरिया को अपने अंडर में किया, ठीक है। तो मैक्सिको वॉज कॉन्कर्ड बाय द कॉर्ट्स एंड हिज सोल्जर। इसके सैनिक जो थे इन्होंने हेल्प करी, और अब चूंकि मॉडर्न एम्यूनिशंस थे इनके पास, गन पाउडर, बारूद और गन्स थे इनके पास, आर्टिलरीज थी, घोड़े वगैरह, हॉर्सेस वगैरह लेके आए थे, जिनके बारे में एज़टेक्स को पता नहीं था उस ज़माने तक, क्लियर है। तो अब एज़टेक्स के ऊपर डोमिनेट होना इनके लिए आसान था। मैक्सिको का जो एरिया है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आपको पता है, ठीक है, मैक्सिको को इन्होंने डोमिनेट कर लिया। अब जब डोमिनेट कर लिया, क्लियर है, तो यहीं से कहानी शुरू होती है, क्लियर है। देखो 1519 में, 1519 में कॉर्टेस जो है हमारा नाव में बैठ के तैरता हुआ बेचारा क्यूबा से मैक्सिको की तरफ आया, है ना। अब जब क्यूबा से मैक्सिको की तरफ आया तो उसने यहाँ पर क्या है, कुछ लोकलाइट्स से दोस्ती बनाई, कुछ लोगों से दोस्ती बनाई, और ये जो दोस्त थे ये लोग कौन से, टोटोनैक्स,
ठीक है। अब ये कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो एज़टेक्स कम्युनिटी के ही लोग हो गए कह दो, या एज़टेक कम्युनिटी के साथ रहने वाली एक कम्युनिटी थी जो एक्चुअल में एज़टेक्स से इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, क्योंकि एज़टेक्स जो एम्पायर के लोग थे मे भी उनके साथ उनके कुछ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट रहे होंगे। तो अब ये जो ग्रुप है ये लोग पहले से एक तरीके से आप कह दो एज़टेक शासन से फ्री होना चाहता है। अब जब ये फ्री होना चाहता है तो कॉर्टेस को पहले से एक एडवांटेज मिल गया। एक एडवांटेज ये मिल गया कि भाई कुछ लोग हैं जो लोग क्या चाहते हैं, फ्री होना चाहते हैं, इनका सपोर्ट हमें उनके अगेंस्ट मिल जाएगा। जो यहाँ पर डोमिनेटेड है पहले से एज़टेक एम्पायर के लोग, उनके अगेंस्ट हमें ये लोग हेल्प करेंगे। अब है ना, वो कहते हैं ना दुश्मन दुश्मन दोस्त दोस्त, या दुश्मन का दोस्त भाई, जो भी है जैसा भी है, बट यहाँ पर वही लागू हो गया कि यहाँ पर एज़टेक्स के दुश्मन थे आपके ये लोकल, उन्हीं की ट्राइब की एक ब्रांच, और उनकी दोस्ती हो गई कॉर्टेस से। कॉर्टेस की दुश्मनी ना कह दो, बट एक तरीके से हाँ ये कह दो कि राइवल्स तो है ही सही, प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता तो है ही सही। तो यहाँ पर एज़टेक रूल के अगेंस्ट में कॉर्टेक्स ने इनको यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज किया? यहाँ पर जब कॉर्टेस इन लोगों से मिलेगा तो अपने प्लान्स को जो है वो बना लेगा, अपने दिमाग में अपनी प्लानिंग उसने क्रिएट कर ली कि यार ऐसा ऐसा मुझे करना है। उसी टाइम पर जो एज़टेक्स का रूलर है अब वो समझ जाएगा कि देखो ऐसा है कि हमारे दुश्मन लोगों के साथ जाके मिल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे फेवर में नहीं रहेगा, तो क्यों ना अभी पहले कुछ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए। अभी तो ताज़ा ताज़ा आए हैं ये लोग, भले आउटसाइडर्स हैं पर फिर भी इनकी आवभगत की जाए। तो जो एज़टेक राजा था उस समय मोंटेजुमा ने अपने काउंसिल के कुछ लोगों को, अपने दरबार के कुछ सयाने लोगों को भेजा कॉर्टेस के पास कि जाओ उसके बारे में पता करो, प्लस उससे मिलो, उसको ना जो भी कर्टियस, जो भी थोड़ा सा एक कर्टसी होती है वो दिखाओ, सम्मान दो, कुछ गिफ्ट्स दो। तो ऐसा ही हुआ, ठीक है। कुछ ऑफिशियल्स को, कुछ अपने काउंसिल के लोगों को मिलने के लिए भेजेगा। क्लियर है? अच्छा, अभी मोंटेजुमा के दिमाग में कहीं ना कहीं जो स्पेनिश लोग हैं उनके अगेंस्ट में डर जो है वो भरा हुआ था। क्यों डर भरा हुआ था? क्योंकि थोड़ा बहुत तो सुना भी था ट्राइबल्स के जो स्टोरीज हैं उनके थ्रू, प्लस ये जो अपने साथ है ना असला बारूद लेके आए हैं, गन पाउडर और बंदूकें वगैरह सब टांग के रखे हैं, घोड़ों पर बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर इसको लगा कि यार ये तो बहुत क्या है, एग्रेसिव लोग हैं, स्पेनिश लोग काफ़ी एग्रेसिव लोग हैं, है ना। तो इनसे वो डर गया काफ़ी कुछ। क्लियर है? अब बाद में मोंटेजुमा को लगा कि मुझे सिर्फ ऑफिशियल्स को ही नहीं भेजना चाहिए बल्कि मुझे खुद भी मिलना चाहिए, और इनके साथ में जो भी फ्रेंडली रिलेशनशिप अगर पॉसिबल हो तो इस्टेब्लिश करना चाहिए। तो यहाँ पर मोंटेजुमा ने क्या किया कि उससे पर्सनली मिलने के लिए जो है वो आप कहते हैं ऑफर करा, या पर्सनली मिलने के लिए जाएगा भी। अच्छा, इसी बीच क्या है, मोंटेजुमा आप दिमाग में तो मतलब साइकोलॉजिकली प्रेशर में था, उसको बार बार अलग अलग चीज़ें आ रही थी, उसको यहाँ तक लगेगा कि यार हमारा बहुत पुराना एक जो ट्राइबल एनिमी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आया है वापस से, ठीक है ना, पुनर्अवतार लेके आया है। ठीक है, कौन? एक पुराना देवता था जिसको हमारी कम्युनिटी एक्साइल्ड में यानी निर्वासन में भेज दी थी, बाहर निकाल दिया था हमने इसको इसकी बैड हैबिट्स की वजह से, वो एक्चुअल में वापस आ गया है ना, इन्हीं स्पेनिश लोगों के फॉर्म में, और ये हमसे बदला लेगा, हमें ख़त्म करेगा, हमें डिस्ट्रॉय करेगा। क्लियर है? चलो, मोंटेजुमा इनको लेके आगे बढ़ा, वो उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण शहर में लेके जाएगा। ठीक है, टेनोच्टिट्लान। अब ये जब वापस से मतलब क्या नाम है, हमारे स्पेनिश लोग हैं, हमारे स्पेनिश जब अब धीरे धीरे अपने रंग में आना शुरू करेंगे और एज़टेक्स को सब्जुगेट करना शुरू करेंगे, उनके ऊपर डोमिनेट होना शुरू करेंगे, तो इसी ऑर्डर में मोंटेजुमा इनको एक जगह पे लेके गया, या कह दो कि मोंटेजुमा को अब धीरे से अपने कंट्रोल में करके वो एक महत्वपूर्ण शहर पे पहुंचते हैं जिसका नाम टेनोच्टिट्लान है। इस शहर पे जब स्पेनिश लोग पहुंचे, उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत ही मैग्निफिशेंट शहर है, बहुत ही मैग्निफिशेंट सिटी है, ये मैड्रिड स्पेन का जो सबसे बड़ा शहर है उससे भी बड़ी है, 5 गुना बड़ी शहर, 5 गुना बड़ी सिटी है ये। ठीक है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उस समय वो मैड्रिड से भी काफ़ी ज़्यादा थी। क्लियर है? तो इस हिसाब से इनको लगा कि यार ये तो अब मतलब हमसे थोड़ा सा
प्रॉस्परस ही हैं, अब जल्दी से इनको सब्जुगेट करना चाहिए, जल्दी से इनके ऊपर हम जो है वो डोमिनेट हो जाएं तो और बेटर रहेगा। तो इसी ऑर्डर में उसने क्या किया कि मोंटेजुमा को क्या किया, उसी के यहां अरेस्ट कर लिया। क्लियर है? मोंटेजुमा जब उसको लेके जाएगा, वेलकम करेगा, तो शहर की तरफ लेके जाएगा, सिटी के सेंटर की तरफ लेके जाएगा, मगर रिटर्न में ये क्या कर रहा है, रिटर्न में उसने उसको अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद अपनी अथॉरिटीज़, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि यहाँ पर जो है वो मैसेकर मचा दो, यहाँ पर जो है वो लोगों को अब हत्या करना शुरू करो, लोगों को सब्जुगेट करना शुरू करो। कुल मिला के मतलब इन जो हमारे ये नेटिव लोग हैं, इन नेटिव लोगों को अपने कंट्रोल में लेना है और अब इस एरिया को आपको अपने स्पेनिश कॉलोनी के तौर पर या आप कह दो अपने खुद के एक एम्पायर के हिस्से के तौर पर डेवलप करना है। क्लियर है? चलो यहाँ पर हमारा जो कॉर्टेस है वो मोंटेजुमा को किडनैप करके रखा ही हुआ है, हाउस अरेस्ट करके रखा ही हुआ है और इधर अब उसी के नाम पर खुद ओपनली रूल करना शुरू कर देगा, बाहर रूल भी करेगा, प्लस उनके जो मंदिर वगैरह हैं वहाँ पर उसने अपने जो क्रिश्चियन गॉड्स हैं या मैं कह दूं क्रिश्चियन इमेजेस हैं उनको इंस्टॉल करवा दिया। ठीक है, लोगों से प्रार्थना प्रेयर वगैरह करवानी शुरू कर दी। बाद में मोंटेजुमा जो है बेचारा बाहर आएगा, वो कहेगा यार ऐसा है कि हम आपसे ट्रीटी कर लेते हैं और ट्रीटी करने के बाद फिर वो कहेगा कि आपकी भी जो आइडॉल्स हैं या आपके जो गॉड हैं, आपके भी जो भी इमेजेस हैं वो भी रखे रहें, प्लस हमारी भी इमेजेस रख दो आप। ठीक है, और इस तरह से दोनों के बीच में ट्रीटी हो जाती है। ट्रीटी होने के बाद कॉर्टेस कुछ समय के लिए वहां पर से चला जाएगा। ठीक है, और कॉर्टेस कहेगा कि यार ऐसा है, मैं अपने एक पर्सन को, अल्वाराडो जो है उसका नाम था, उसको यहाँ पर अपॉइंट कर रहा हूँ और अब आप अल्वाराडो के साथ में, मोंटेजुमा को बोल के आता है कि अल्वाराडो के साथ में आप रह के कोऑर्डिनेट करो, इस एरिया को गवर्न करो, मैं कुछ समय बाद लौटता हूँ। वापस क्यूबा की तरफ चला गया। इधर अल्वाराडो जो है वो कॉर्टेस के जाने के बाद अब अपने है ना पावर में आना शुरू हुआ कि भाई अब मैं अथॉरिटी हूँ, तो उसने जो है वो बड़े लेवल पर लोगों को परेशान करना शुरू किया। उसकी जो गोल्ड की ग्रीड है, लालच है, वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई, है ना। रोज आए दिन इनके जो डिमांड्स होते थे वो बढ़ते चले जाते थे। ऐसे में ये लोग परेशान हो गए और इन लोगों ने परेशान होकर क्या किया, विद्रोह कर दिया। और इसी दिन जब इनका एक त्यौहार मनाया जा रहा था, ठीक है, तो उस त्यौहार के दिन अल्वाराडो ने इनके ऊपर हमला भी कर दिया। ठीक है, 25 जून 1520 को, 2020 कहाँ से आ जाए, चलिए 20 लिखा हुआ है तो 20 में रिलेट हो गया। तो 25 जून 1520 को हमारा जो कॉर्टेस है वो वापस आएगा। क्लियर है? और जब वो वापस आया तो उसने देखा यार यहाँ तो माहौल ही अलग है। जब मैं गया था तो यहाँ पे शांति स्थापित थी और मोंटेजुमा जो है वो मेरे साथ फ्रेंडशिप जो है वो एस्टैब्लिश कर चुका था, ट्रीटी हो गई थी, हम लोगों की जॉइंट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश थी। यहाँ तो सिचुएशन ही अलग है, क्राइसिस सिचुएशन है, यहाँ पे रिवॉल्ट हो रहा है, हमें भागने की जगह नहीं बच रही है। क्लियर है? अब ये इन लोगों के लिए, एज़टेक्स के लिए लास्ट टाइम था। उनको ये था कि यार ऐसा है हमें पता है कि हम इन लोगों के द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। मोंटेजुमा की भी डेथ हो जाएगी इसी समय, ध्यान रखिएगा। और मोंटेजुमा के बाद उसका एक सक्सेसर आएगा, क्या नाम है, कैटोमॉक। ठीक है, ये लीडरशिप आगे करेगा और इसी दौरान स्पेनिश लोग भी फाइनल अटैक करेंगे। ठीक है, अपने 180 बचे कुचे सोल्जर्स और लगभग 30 घोड़े हॉर्सेस के साथ में ये अटैक करेंगे। इनके बीच में घमासान लड़ाई होगी जिसे नाइट ऑफ टीयर्स के नाम से जाना जाता है। फाइनली चंद कुछ एज़टेक्स बचेंगे, बाकी सारे कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ हादसों की वजह से, कुछ गोलियों की वजह से, हादसों का मतलब इन युद्ध के जो हादसे हैं उनकी वजह से धीरे धीरे ख़त्म हो गए। क्लियर है? तो ये कुल मिला के पूरी कहानी हो गई। क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसने किस तरीके से कॉर्टेस ने जो मोंटेजुमा है वहाँ का लोकल रूलर, उसको किडनैप करा और किस तरीके से रूल करना शुरू करा। तो ये पूरी कहानी आपने ऑलरेडी वीडियो में पढ़ ली है और लगभग मैंने उसको रिपीट कर दिया है यहाँ पर, है ना। कॉर्टेस नाम का जो वीडियो होगा उसमें मैंने पूरी कहानी बताई है, वहाँ पे थोड़ा सा और इसको मैंने डिटेल कर दिया होगा, यहाँ पर मैंने उसको शॉर्ट में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 3 आपसे पूछ रहा है, डिस्कस द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू द पीपल ऑफ द नेटिव मायन सिविलाइजेशन। ठीक है, आपको जो स्थानीय माया सभ्यता के लोग हैं, नेटिव मायन सिविलाइजेशन, स्थानीय माया सभ्यता के जो लोग हैं, ठीक है, उनके बारे में
कुछ एस्पेक्ट्स हैं उनके, जो कुछ पहलू हैं उनको चर्चा करनी है आपको, ठीक है। जैसे कि उनके समाज के बारे में बात करनी है, सोसाइटी, उनके रिलीजन के बारे में और उनके साइंस के नॉलेज के बारे में बात करनी है। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने ऐसे ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जहां पर मैंने मायन सिविलाइजेशन के बारे में, मायन कल्चर के बारे में ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। यहां पर मायन सिविलाइजेशन के कुछ एस्पेक्ट्स को मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले हम सोसाइटी की बात कर लेते हैं। जो माया सभ्यता के लोग हैं, माया सिविलाइजेशन के लोग हैं, इनका समाज किस तरीके से था, क्लियर है? चलो, सबसे पहले सोसाइटी की बात करो। प्रीस्ट वॉज द चीफ ऑफ द मायन सोसाइटी। कुछ सिविलाइजेशन जो है हमें ऐसी मिली हैं जहां पर बाकायदा हमें रूलर या किंग का इंस्टीट्यूशन मिलता है, लेकिन कुछ जगह पर हमें ऐसी सिविलाइजेशन मिली हैं जहां पर प्रीस्ट जो है वो रूल करते थे, ठीक है। ये थे प्रीस्ट, लेकिन वो किस रोल में थे? वो किंग के रोल में थे। आपको माया सभ्यता के बारे में तो मैं अभी बता ही रहा हूं, याद करो ऐसी कोई और सिविलाइजेशन है क्या जहां पर प्रीस्ट के लोगों ने या प्रीस्ट टाइप के लोगों ने रूल करा हो? आसानी से आपके दिमाग में रिलेट हो रहा होगा मेसोपोटामिया का नाम। तो मेसोपोटामिया में भी ये माना जाता है कि वहां पर भी क्या था? प्रीस्ट लोग जो थे वही एक्चुअल में क्या थे? एक तरीके से रूलर्स थे, एक तरीके से रूलर्स थे ये लोग बेसिकली, ठीक है। और ज़ेगुरत वगैरह, टेम्पल्स वगैरह जो होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होते थे जहां पर सारी कमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी होती थी, और टेम्पल्स के ही आसपास जो है वो आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी होती थी। मायन सभ्यता में किंग का इंस्टीट्यूशन जो है वो एक सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पर नहीं है। एक पर्सन जो लोगों को रिलीजियसली जो है वो मॉनिटर करता है, वही यहां पर रूलर का रोल प्ले कर रहा है, शासक का रोल प्ले कर रहा है, क्लियर है। तो प्रीस्ट, ऐसे ही आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ऐसा लगेगा कि किंग और थे, किंग भी थे, प्रीस्ट का भी जिक्र मिलेगा, बट वहां क्लियर नहीं हो पाता है कि किंग लोग रूल करते थे या प्रीस्ट लोग रूल करते थे। कोई भी हो, बहरहाल हम वापस अपने माया पे आ जाते हैं। तो यहां पर प्रीस्ट लोग जो हैं दे वर बेसिकली द रूलिंग अथॉरिटीज, चीफ ऑफ द मायन सोसाइटी। माया सोसाइटी के बहुत सारे प्रमुख जो होते हैं, है ना, ये प्रीस्ट होते हैं। दे वर हाईली रिस्पेक्टेड। अब रूलर टाइप का ही हो गया, अब वो तो जब चीफ है सोसाइटी का, सबसे प्रमुख है, तो वो मुख्य तो रहेगा ही, इसलिए इनका सबसे ज्यादा सम्मान होता था। दे वर हाईली रिस्पेक्टेड। दे हैड फुल कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट। सरकार के ऊपर इनका पूरा नियंत्रण होता था। जो भी पॉलिसीज बनती थी मायन से रिलेटेड, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, रिलीजियस हो, एथिकल हो, मोरल हो, कस्टम के लिए हो, ट्रेडिशन के लिए हो, वो सारी के सारी जो है वो प्रीस्ट डील करता था। अभी ऐसे इंसिडेंट्स आपको दुनिया के और जगहों पर अभी भी मिल सकते हैं। देखो, तिब्बत का उदाहरण ले लो आप। अब हालांकि भले चाइना का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो उसके बाद आप कह सकते हैं कि वो चीज़ नहीं रही, लेकिन जब तक लामास थे तो लामा, दलाई लामा, और अभी भी बाकी लामा तो ही हैं, पंचम लामा और तमाम, तो दे आर बेसिकली द स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ तिब्बत गवर्नमेंट। तिब्बत सरकार के पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर्स दोनों होते थे, राजनीति भी संभालते थे और आध्यात्मिक जो उत्थान है लोगों का वो भी देखते थे ये लोग, ठीक है, गाइड भी करते थे वैसे ही। सो यहां पर देखो कि गवर्नमेंट के ऊपर जो हमारे प्रीस्ट हैं इनका फुल कंट्रोल होता था, क्लियर है। स्थानीय लेवल पर, लोकल लेवल पर जो प्रीस्ट कहता था वही होता था, उसी की चलती थी, क्लियर है। अच्छा, यहां पर माया लोगों को कुछ लेवल पर अथॉरिटी थी। माया में जो लोकल लोग थे उन लोगों को लोकल लेवल पर कुछ अथॉरिटी थी, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट का एक सिस्टम था, जो कि ये डिनोट करता है कि मायंस की जो सोसाइटी है ना, उसमें इंडिविजुअलिटी या मैं कहूँ लोकल लोगों की जो आइडेंटिटी है उसको ध्यान रखा जाता था, क्लियर है। ये एक प्रोग्रेसिव चीज़ है, ध्यान रखो, है ना। दुनिया के बहुत कम ही जगहों पर मिलेगी आपको देखने के लिए कि लोकल लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो डिसीजन मेकिंग में, क्लियर है। तो प्रोविजन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज देयर। चलो, एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ द मायन सोसाइटी। माया सोसाइटी में खेती जो होती थी उसको मुख्य आधार माना गया है वहां की आर्थिक व्यवस्था का। उसके साथ साथ आप देखोगे कि इस कृषि में, इस खेती में
कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं, कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिनको सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में ग्रो किया जाएगा, जैसे कॉर्न। कॉर्न वाज द मेन क्रॉप ऑफ द मायन। मायन सभ्यता के जो लोग हैं ये कॉर्न को काफ़ी मेजॉरिटी में प्रेफरेंस में ग्रो करते थे। उसके अलावा भी तमाम चीज़ें थी और बाकी एक्टिविटीज़ थी। मतलब ग्रो करने वाली चीज़ों में बात करो तो जैसे पोटैटो हो गया, पपाया हो गया और बहुत सारे कुछ बीन्स वगैरह हो गए, इस तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी ग्रो होते थे, है ना। और एग्रीकल्चर के अलावा वीविंग जैसी, है ना, बुनाई सिलाई जैसी गतिविधियां भी होती थी माया सभ्यता के लोगों में। क्लियर है। तो ये मेजर फूड आइटम्स हो गए सोसाइटी के बारे में। होपफुली लगभग हमने समझा। रिलीजन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। माया सभ्यता के लोग जो है वो किस तरह का धर्म या किस लेवल तक रिलीजियस थे। तो देखो, धर्म तो ट्राइबल्स लोगों का जो है वो क्या कह दो कि एक तरीके से उनके नसों में बहता है, जैसे खून फ्लो होता है ना, वैसे इनके नसों में धर्म बहता है। अब ज़्यादातर जो ट्राइब्स आप देखेंगे उनमें आपको मिलेगा ही मिलेगा कि वो नेचुरल चीज़ों के प्रति या कुछ ऐसे गॉड्स के प्रति जो है वो अट्रैक्टेड हैं या उनको मानते हैं, मतलब उनके जीवन का हिस्सा है वो, है ना। सो गॉड्स एंड गॉडेसेस वर वर्शिप्ड बाय मायन पीपल। माया सभ्यता के लोगों में आपको देवताओं का जिक्र मिलेगा, देवियों का भी जिक्र मिलेगा। मतलब मेल और फीमेल गॉड्स जो हैं, गॉडेसेस जो हैं आप कह दें ना, उनका जिक्र मिलेगा। क्लियर है। अब देखोगे जब आप अच्छे से, तो जैसा मैंने कहा कि ट्राइबल्स हमेशा क्या है, चूंकि ट्राइबल्स जो हैं, ट्राइब के लोग हैं, ये लोग क्या है, नेचर के ही आसपास इनका पूरा डीलिंग है, पूरा एक्सचेंज जो है वो नेचर से रिलेटेड है। अब नेचर से रिलेटेड है इसलिए ये लोग बहुत सारी चीज़ों को एज अ गॉड एट्रीब्यूट करते थे। क्लियर है। जैसे कि आप देखोगे गॉड्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, वनों का देवता, तो वनों के देवता को या फॉरेस्ट के गॉड, फॉरेस्ट को एज अ गॉड भी इन्होंने एट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर है। गॉड ऑफ रेन, तो रेन का देवता हो गया, बारिश का देवता होगा। गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, उर्वरता, ठीक है, फर्टिलिटी की देवी, गॉडेस ऑफ फायर, ठीक है। एंड कॉर्न, कॉर्न भी इनके यहाँ रिलीजियस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड था और वो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियोस में, इसी से रिलेटेड, इसी चैप्टर के। क्लियर। ये आप पुरानी सभ्यता में, एंशिएंट इंडिया में देखोगे तो आपको नेचर वर्शिप पर मिलेंगे बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स, और उनके बहुत सारे जो डीटीज हैं, देवता हैं, ये लोग नेचुरल फोर्सेस को जो है वो कहीं ना कहीं एट्रीब्यूट करते हैं देवताओं के रूप में, या नेचुरल फोर्सेस को ही एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं देवी या देवताओं के रूप में। क्लियर है। फॉर मोर रेन्स पीपल प्लीज गॉड। अब एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है इसलिए क्या करेंगे, इसलिए देवताओं को प्रसन्न करेंगे भाई कि बारिश करवाओ, ज़्यादा बारिश होगी तो अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। क्लियर है। और प्रसन्न कैसे करवाओगे, अब देवता को कुछ भाई प्रसन्न करने के लिए क्या होता है, खिलाना पिलाना पड़ता है, सिंपल सी चीज़ है, तभी लोग प्रसन्न होते हैं, है ना। या तो आप कुछ ऐसा घूस ब्राइब दे दो या फिर कुछ तो उनकी खातिरदारी करो। यहाँ पे भी वही है, देवता को आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, खिलाना पिलाना पड़ेगा। तो वही कंसेप्ट देखने को मिल रहा है। ह्यूमन सैक्रिफाइस वाज आल्सो इन प्रैक्टिस। मानव बलि जो है, ह्यूमन सैक्रिफाइस का कंसेप्ट यहाँ पे प्रिवेलेंट है। तो इंसानों की बलि दी जाती थी, है ना। अब उनके अपने नॉर्म्स होते थे कि कैसे इंसानों की बलि दी जाती थी, क्योंकि कई बार अलग अलग नॉर्म्स होते हैं ना। हेल्दी पर्सन होना चाहिए और तमाम बॉडी में कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, अच्छे मेंटल कंडीशन में होने चाहिए, है ना। या फिर अपने अपने नॉर्म्स होते थे। लेकिन ह्यूमन सैक्रिफाइस का जिक्र मिलता है हमें कि मायन सभ्यता के जो लोग हैं ये मानव बलि देते थे। और कई जगहों पर आपको और जिक्र मिलेगा। चलो अगला जो है वो है साइंस। माया सभ्यता के लोग कितने, हाउ वेल एडवांस्ड दे वर, यानी कि कितने आधुनिकता की तरफ थे, कितना एडवांसमेंट था विज्ञान को लेके, है ना। तो अगर आप तुलना करोगे तो माया सभ्यता के लोग जो हैं ये विज्ञान के हिसाब से पर्याप्त एडवांस्ड हैं। यूरोपियंस के साथ तुलना कर लो, यूरोपियंस के साथ भी तुलना करोगे तो अभी यूरोपियंस नया नया जो कुछ सीख रहे हैं वो माया सभ्यता के लोग पहले से जानते हैं। माया सभ्यता के लोग जिस तरह के कैलेंडर्स की बात कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, माया सभ्यता के लोग जिस तरीके का जो मैथमेटिक्स यूज़ कर रहे हैं, जो एस्ट्रोनॉमी यूज़ कर रहे हैं, जिस लेवल का उनका नॉलेज है मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इन चीज़ों का, वो तो अलग ही लेवल का है, ठीक है।
और उस जमाने में यूरोपियंस लोग जो है वो अभी आपके रेनेसांस और इन सब के बाद पहुंच रहे हैं। क्लियर है? चलो, मायंस मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में तो इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस कर रखी है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोग्रेस कर रखी है इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। दे इन्वेंटेड ए कैलेंडर, हमारे पास जिक्र है, और इनका जो कैलेंडर है वो आपको पुराने यूनानी जो लोग हैं, ग्रीक्स हो गए, या ग्रीक की बात मत करो, सबसे अच्छा कह दो इजिप्टियंस हो गए, जो आपके जो मिस्र के लोग हो गए, ठीक है। तो मिस्र के लोगों में जिस तरीके से जो सोलर कैलेंडर प्रचलित था, वो सोलर कैलेंडर का जिक्र आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। अब ये कैलेंडर क्या शो करता है? ये कैलेंडर कहीं ना कहीं साइंस और एस्ट्रोनॉमी की प्रोग्रेस को शो करता है, क्योंकि अगर आप कैलेंडर बनाओगे इसका मतलब आपको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट्स के बारे में जानकारी है। आपको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सूरज, चांद, इनके मूवमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और फिर आप उनके मूवमेंट्स के बेसिस पर, अच्छा ये भी पता है कि जो क्या नाम है, सन है, वो क्या है, वो सेंटर्ड पे है और बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं। क्लियर है? अदरवाइज इनका सन बेस्ड कैलेंडर नहीं बन पाता। चलो, तो दिस कैलेंडर सिंबलाइज देयर प्रोग्रेस इन एस्ट्रोनॉमी। अब इनके कैलेंडर के हिसाब से क्या था? देयर वाज 65 डेज एंड 18 मंथ्स इन अ ईयर, 365 दिन और 18 महीने होते हैं, ठीक है। ईच मंथ हैड 20 डेज। अब इनका थोड़ा हिसाब किताब अब अलग ही था, है ना। 365 दिन और 18 महीने विभाजित कर रहे हैं, और प्रत्येक महीने को 20 दिन में विभाजित कर रहे हैं। अब लगा लो कितने घंटे का होता रहा होगा इनका एक दिन। क्लियर है? कंसिडरेबल प्रोग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में पर्याप्त जो है वो ग्रोथ है, पर्याप्त जो है वो वृद्धि देखने को मिलती है। इनको नॉलेज था जीरो का, हालांकि जो सिलेबल्स, जो लेटर्स ये रिप्रेजेंट करते थे, ये लेटर्स भी जो है वो अलग तरीके से, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में रिप्रेजेंट किए जाते थे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में रिप्रेजेंट किए जाते थे। ये चीज हमें एविडेंस के तौर पर मिली है, ये चीज हमें प्रमाण के तौर पर मिली, ठीक है। हेरोग्राफिक जो लिपि है, इसके बारे में आई थिंक मैंने आपसे डिस्कशन ऑलरेडी किया हुआ है, शॉर्ट आंसर में या किसी में मैंने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे है मेंशन, तो वापस से कर लेते हैं। क्लियर है? अब ये सिविलाइजेशन क्या, ये जो स्क्रिप्ट होती थी सिविलाइजेशन में, वो क्या होती थी? एक्चुअली ये कुछ सिंबल्स होते थे, और इन सिंबल्स में एक्चुअली पिक्चर्स और साउंड्स का कॉम्बिनेशन होता था। क्लियर है? तो उसी से ये लिपि बनती थी, उसी से ये स्क्रिप्ट बनती थी, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब आप कह दो तो अमेरिकन सिविलाइजेशन जो है, उस अमेरिकन सिविलाइजेशन में लगभग जो भी एडवांस आपकी सभ्यताएं हैं, उन एडवांस सभ्यताओं में माया सभ्यता जो है वो लगभग बराबर में ही है, ठीक है। और माया सभ्यता को आप ये नहीं कह सकते कि ये लोग कुछ आउटडेटेड हैं, पुराने हैं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई वर स्पेनिश एंड पोर्टुगीज रूलर्स इन पर्टिकुलर सो रिस्पेक्टिव टू द आइडिया ऑफ फंडिंग अ मैरीटाइम क्वेस्ट। यानी हमारे जो स्पेनिश और पुर्तगीज शासक हैं, ठीक है, वो इन समुद्री यात्राओं को फंड करने, या मैं कहूँ जो समुद्री खोज होने वाली हैं, इन मैरीटाइम जो क्वेस्ट्स हैं, समुद्री खोज हैं, इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह क्यों ले रहे थे, ठीक है, इनको ज़्यादा अच्छा क्यों मानते थे कि क्या होगा इनसे, मतलब इसमें अच्छाई क्या देखते थे वो लोग, और इनको ज़्यादा क्रेडिट क्यों दिया जाता है? आंसर साफ है, फिर भी थोड़ा सा अलग तरीके का है क्वेश्चन। आपने हो सकता है जो टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें ये चीज़ जो है वो डिस्कस भी हुई होगी, बट फिर भी उस एंगल को अगर मान लीजिए कहीं पर हमने 19-20 करा होगा, तो अभी फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में आपसे बातें जो है वो उस वीडियो में करी हुई हैं, मुझे जहाँ तक याद है बहुत अच्छे से। चलो, अब ये क्वेश्चन पर्टिकुलर नहीं था भले वहां पे, लेकिन हाँ मुझे याद है कि मैंने टॉपिक तो उठाया ही था। अब टॉपिक तो है ही सही, और उस तभी तो क्वेश्चन आया है, तो टॉपिक है तो सारे एंगल्स तो कवर हुए ही होंगे। चलो फिर भी बात करते हैं। यूरोपियन इकोनॉमी वेंट थ्रू द फेजेस ऑफ डिक्लाइन फ्रॉम द मिड 14th एंड 15th सेंचुरी। ठीक है, यूरोप की जो इकोनॉमी थी इस समय, ठीक है, वो क्या थी? अपने डिक्लाइन फेज पर थी।
और डिक्लाइन फेज पर क्यों थी ये आपको बहुत अच्छे से पता है। चैप्टर 7 जो है आपका, ठीक है, चैप्टर 7 पूरे इसी एस्पेक्ट को डिस्कस करता है, पूरे इसी जो है वो बात को हमने वहाँ पर करा है कि किस तरीके से यूरोप में जो है स्पेशली ब्रिटेन और फ्रांस के कंटेक्स्ट में हमने वहाँ पे बात की कि किस तरीके से वहाँ की जो फ्यूडल या मिडिवल सोसाइटी थी वो एग्रीकल्चरल चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस के दौर से गुजर रही थी। तो इसी दौरान आपसे मैंने बात करी थी, आपको बताया था कि हमारे जो यूरोपियंस हैं वो शुरुआत में एक्सट्रीम पॉलिटिकल कंडीशंस को फेस कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी नहीं थी, लेकिन बाद में इकोनॉमिक चेंजेस हुए और बाद में क्लाइमेटिक चेंजेस भी हुए। उन क्लाइमेटिक चेंजेस के बाद एग्रीकल्चर बूस्ट कर गया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया वापस से यूरोप में एक्सट्रीम क्लाइमेट हुआ, एग्रीकल्चर जो है वो डाउन हो गया, यूरोप में प्लेग फैल गया, ब्लैक डेथ फैल गई थी, जिसकी वजह से यूरोप की आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो तबाह हो गई थी, ट्रेड पूरी तरह से शैटर्ड हो गया था। और यही वो समय था आपके मिड 14 से मिड 15 सेंचुरी के आसपास का, जब यूरोप में ट्रेड जो होगा इट वाज इन इट्स डिक्लाइन फेज। यूरोप का ट्रेड अपने डिक्लाइन फेज में होगा, ठीक है, पतन की अवस्था की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो ये पूरा डिस्कस किया हुआ है मैंने, प्लेग और वॉर हो रहे थे इसी समय, और यही वो टाइम था जब यूरोप के लोग जो है वो पॉलिटिकल कंसोलिडेशन की तरफ भी मूव कर रहे थे। तो राजनीतिक सुदृढ़ता भी जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। क्लियर है? चलो, तो जब जैसे जैसे ये ट्रेड कम हुआ तो इन्होंने अल्टरनेटिव देखना शुरू किया, ठीक है। अब अल्टरनेटिव जब ट्रेड देखा तो इनको लगा कि यार ऐसा है कि जो अभी इनडायरेक्ट ट्रेड है उसको अगर डायरेक्ट भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 14वीं शताब्दी 14th सेंचुरी के जो लास्ट हाफ की बात है, सेकेंड हाफ की बात है, उस दौरान ये जो सिल्क रूट वाला ट्रेड था, स्पाइस रूट वाला जो ट्रेड था, ठीक है, सिल्क रूट और स्पाइस रूट वाला जो ट्रेड था, इस ट्रेड रूट में क्या हुआ था, ये तो सबसे पहले तो एक बहुत लंबा रास्ता था, ठीक है। इस लंबे रास्ते में क्या था कि बहुत सारे मीडिएटर्स थे, एशिया से शुरू होता था और मिडिल ईस्ट से होता हुआ फिर ये यूरोप को कनेक्ट करता था। इतना लंबा ट्रेड जो है उसमें वेस्टर्न यूरोप स्पेशली मिडिल ईस्ट के ऊपर डिपेंडेंट था। क्लियर है? तो अब उसको वापस से रिवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अब जो है वहां पर तुर्कों का कब्जा हो गया था। कॉन्स्टेंटिनोपल का या ईस्टर्न बेजेंटाइन एम्पायर का जो एरिया है वो तुर्कों के हिस्से में चला गया। ऑटोमान एम्पायर याद करिए, उसकी बात करी थी हमने, ठीक है। अब ऑटोमान एम्पायर के जब कब्जे में चला गया था तो ये ट्रेड अब ब्रिटिशर्स के लिए जो है वो सेफ नहीं रह गया, महंगा हो गया, इनस्टेबिलिटी भी हो गई इसमें तुर्कों की वजह से इस ट्रेड में। क्लियर है? अच्छा, अब ये चाह रहे थे कि हम वापस से वो एस्टैब्लिश कर पाएं। क्लियर है? अब देखो, ऐसा नहीं था कि ट्रेड होता नहीं था। इतने बड़े ट्रेड जिसको इस्लामिक खलीफाओं ने ख़त्म नहीं करा उसको रिवाइव करा, जिसको मंगोल जैसे लोगों ने भी रिवाइव करा। तो अब ऑटोमान लोग बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो उस ट्रेड रूट को ख़त्म कर देंगे। प्रॉब्लम ये था कि अब वो महंगा हो गया था वहाँ पे ट्रेड करना, ठीक है। जो हमारे ईस्टर्न हमारे जो हिस्से हैं, आपका ईस्टर्न यूरोप के हिस्से हैं, इटालियन वगैरह, इटालियन स्टेट्स ट्रेड तो करते थे लेकिन अब वो ज़्यादा टैक्सेस लेते थे, ठीक है। तो इस टैक्स में ट्रेड की कॉस्ट जुड़ेगी, ट्रेड की कॉस्ट जुड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेड की कॉस्ट ट्रेड की कॉस्ट जो है वो महंगी हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से अब इन्होंने अल्टरनेट रूट ढूंढना शुरू करा। अल्टरनेट रूट यानी पूर्व की तरफ जाना है तो अब ज़मीनी रास्ता तो प्रोटेक्ट है नहीं, ज़मीनी रास्ता तो सेफ है नहीं, तो अब किधर लेके जाओगे? तो ज़मीनी रास्ता सेफ नहीं है तो आप पानी के रास्ते जाओ भाई। इसीलिए अब क्या हुआ, यूरोपियंस को लगा कि यार ऐसा करो, एशिया से जो हमें मसाले और जो बाकी चीज़ें मिलती थी उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं। क्लियर है? पानी के रास्ते जाते हैं। पानी के रास्ते जाएंगे तो फंड करना पड़ेगा ना आपको, मतलब आप जब तक ये यात्राओं को फंड नहीं करोगे तब तक सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से राजाओं के दिमाग में ये जो बात आई कि भाई ये जो हमारे नए एक्सप्लोरर्स तैयार हो रहे हैं ये हमारी 2-3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला कि गोल्ड जो है, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है स्पाइसेस की। तो मसाले और सोना, गोल्ड और स्पाइसेस, इन 2 रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए स्पेनिश और पोर्तुगीज राजाओं ने जो है वो क्या किया,
एक्सपीडिशंस को फंड करना शुरू किया, एक्सपीडिशंस को जो है वो पैसे देना शुरू करा, और साथ ही इनके साथ एग्रीमेंट्स भी हुए। ठीक है, एग्रीमेंट्स क्या हुए कि यार देखो ऐसा है कि जिन जगहों पर ये कैपिटुलेशंस, जिन जगहों पर आप जाएंगे नई कॉलोनीज एस्टैब्लिश करेंगे, या फिर जिन जगहों को पे आप जाके उनको खोजोगे, तो उन जगहों को खोजने के बाद वहां पर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी एस्टैब्लिश करना। पॉलिटिकल लीडरशिप के एस्टैब्लिश होने से क्या होगा, तुम्हें वहां का अथॉरिटी अपॉइंट कर दिया जाएगा, वहाँ के ट्रेड में भी हमारा कंट्रोल हो जाएगा, ट्रेड में कंट्रोल होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, वो रेवेन्यू यहाँ आएगा, तुम्हारी भी पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी, और जिस राज्य में हम रूल कर रहे हैं यानी जो पर्टिकुलर स्पॉन्सर स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं, उनकी भी इकोनॉमी जो है वो इंप्रूव होगी। तो उससे दो फायदे हो गए, उनकी वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो व्याप्त थी उससे रिकवर होने में तो उनको हेल्प मिला ही, और ये जो गोल्ड वगैरह गया उस गोल्ड से उनकी इकोनॉमी और प्रॉस्पेरस हुई। आगे जाके यूरोप में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, फ्रांस में, ब्रिटेन में और दूसरे देशों में यूरोप के, वो इस ही जो कमाई हुई दौलत है यहाँ वहाँ से उसकी वजह से है। स्पाइसेस तो मिलने शुरू हो ही गए, क्योंकि आगे जाके आप देख रहे हो 1498 तक वास्को डी गामा भारत भी पहुँच जाएगा, और भारत पहुँचने के बाद वो इन स्पाइसेस के ट्रेड को भी फैसिलिटेट करना शुरू कर देगा। तो मसालों की भी आपूर्ति इनको पर्याप्त मात्रा में होगी, और धीरे धीरे भारत जैसे देश भी कॉलोनाइज हो जाएंगे। पहले अमेरिका कॉलोनाइज हुआ क्योंकि ये स्पेनिश और पुर्तगीज लोग अमेरिका पहुंचे, और बाद में फिर जब ये आपके इंडिया वाले एरिया में पहुंचेंगे तो वहां पर भी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का फायदा उठा के, पहले तो ये था ना कि पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन बाद में इनको पता चला कि यार अब भारत में जो राजतंत्र है उस समय वो उतना लीडरशिप उतना मजबूत था नहीं, तो उसका भी फायदा उठाया, और फिर पूरी कहानी आपको पता है आगे की। वापस से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है आपसे, व्हाट डू यू नो अबाउट द अरावाकियन लुकायस, डिस्कस द वे ऑफ लाइफ द अरावाकियन और लुकायस लेड। अब जब स्पेनिश लोग यहाँ पर पहुंचे, जब यूरोपियंस यहाँ पर पहुंचेंगे आपके अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स में, तो जो कुछ फर्स्ट ट्राइब्स उनको मिली थी उनमें से ये ट्राइब्स हैं आपकी, ठीक है, जो कि कैरेबियन आइलैंड में रहती थी। ठीक है, तो कैरेबियन सी का इलाका है, कैरेबियन आइलैंड क्या कह दो, हाँ कोई गलत नहीं है, कैरेबियन सी से जुड़े हुए जो आपके आइलैंड्स हैं, ग्रेटर एंटिलेस और लेसर एंटिलेस, ठीक है, वहाँ से सब, तो यहीं पर ये लोग रहते थे कैरेबियन सी के आसपास, जो छोटे छोटे आइलैंड्स का पूरा एक क्लस्टर बना हुआ है, जो ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, चलो तो इनके बारे में बात करते हैं। अरावाकियन लुकायस इनहाबिटेड अ क्लस्टर ऑफ स्मॉल आइलैंड। चलो मैंने क्लस्टर शब्द का जो है वो इस्तेमाल किया। क्लस्टर का मतलब हो गया कि एक तरीके से झुंड हो गया, ठीक है, ग्रुप हो गया। तो छोटे छोटे महाद्वीपों का समूह था ये, क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स था। कहाँ पर? कैरेबियन सी। कैरेबियन सी की स्थिति आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। अभी जो वीडियो मैंने बताया था सबसे पहला वाला इसी चैप्टर का, आपके कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर का, उसमें सबसे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी के लोकेशंस ही बताए थे कि मायंस कहाँ रहते हैं, एज़टेक्स कहाँ रहते हैं, इंकास कहाँ रहते हैं, कौन सा इलाका कैरेबियन सी कहलाता है। तो उस वीडियो को जाके देख लो, सब क्लियर हो जाएगा। चलो, तो अब यहाँ पर कैरेबियन सी में जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जो क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स हैं, जैसे ग्रेटर एंटिलेस, लेसर एंटिलेस, ठीक है, यहाँ पर बेसिकली जो ट्राइब्स रहती हैं उन ट्राइब्स में अरावाकियन, लुकायस और कैरिब ट्राइब्स हैं। अब कैरिब ट्राइब्स और अरावाकियंस में अगर अंतर देखोगे तो अंतर ये है कि ये लोग क्या है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग टाइप के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, ज़्यादा झगड़ा फसाद नहीं करना चाहते हैं। ठीक है भाई, आप एग्रेसिव हैं तो आप ही ले लो सारी संपत्ति, हम निकल लेते हैं यहाँ से, हम कहीं और अपना जुगाड़ कर लेंगे। तो यही इनके साथ भी हुआ। अरावाकियंस को कैरिब ट्राइब के जो लोग हैं, जो कि लेसर एंटिलेस में रहते थे, इन्होंने वहां से भगा दिया। इनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, तो ये लोग जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे वहां पर। क्लियर है? अच्छा, अब ये जैसे मैंने कहा ना, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे, तो कॉन्फ्लिक्ट में अरावाकियंस क्या है, हमेशा प्रेफर करते थे किस चीज को, निगोशिएशंस को, बातचीत के रास्ते को, कि भाई मारपीट मत करो, बाद में कर लेंगे, मतलब नहीं भी करेंगे, लेकिन हम कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो इग्नोर कर सकते हैं ना। दूसरे तरीके हैं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, तो ये हमेशा ना अवॉइड करते थे उस सिचुएशन को। बहुत स्किल्ड जो है वो बोट मेकर्स थे या बोट बिल्डर्स थे, ठीक है, जो कि कुशल नाव बना लेते थे, और खुले समंदरों में उनको तैरना, मतलब कोई ज़रूरी नहीं था उनके लिए कि कोई एक फिक्स्ड प्लेस हो ही सही, हम कहीं भी रह लेंगे, हमें कोई ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें इस पर्टिकुलर एरिया में ही रहा जाए। ठीक है, इसके अलावा सी बिल्डर्स जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये भी है कि ये लोग
जो पेड़ का खाली खोखला तना होता है ना, ट्रंक होता है, उसको भी नाव के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज कर लेते थे, ठीक है। और बेसिक एक्टिविटीज़ जैसे फिशेस ले जो है प्राप्त कर लेना समुद्र से, और छोटी मोटी खेती की जो है वो एक्टिविटीज़ कर लेना, इनसे ही अपने आप को हंटिंग कर लेना, और इनसे ही अपने आप को जो है वो जिंदा रखते थे, सस्टेन करते थे, ठीक है। कॉर्न हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ट्यूबर्स, ठीक है, कैसावा, ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होते थे, इनका उत्पादन किया जाता था इन जगहों पर, ठीक है। आपको अरावाकियंस के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पे आगे पहले मैंने बताया कैरिबर और अरावाकियन दोनों, अब मैं अरावाकियंस के ऊपर आगे डिटेल कर रहा हूँ, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह भी है कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ फूड होती थी, यानी अरावाकियंस जो है ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल लेवल पर चीज़ों को ग्रो कर रहे हो, ओनरशिप हो ज़मीन की, कि भाई ऐसा है कि ज़मीन का ये टुकड़ा जो है वो मुझे चाहिए, मेरा मालिकाना हक रहेगा, ऐसा नहीं होता था। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप होती थी, ठीक है। और इसी कलेक्टिव ओनरशिप की वजह से ये आगे बढ़ते जाते थे कि मतलब भाई हम सब मिलकर वहाँ पर खेती करेंगे, मिलकर प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और कम्युनिटी में सभी लोगों के लिए प्रोडक्शन करेंगे, ऐसा नहीं कि कम्युनिटी के कुछ लोग जो काम नहीं कर पा रहे हैं, इनेबल हैं, डिसेबल हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता इनके लिए, ये सभी के लिए बाकायदा काम करते थे, ठीक है। चलो, इनके ट्रेडिशन में पॉलीगैमी जो थी वो चलती थी, क्लियर है। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि आपको भी पता है, मोर देन वन वाइफ, ठीक है। क्लैन सिस्टम है, ट्राइब में क्लैन सिस्टम कॉमन होता है, तो इनकी जो फैमिली होती थी या इनकी जो सोसाइटी होती थी वो बेसिकली अलग अलग क्लैंस में डिवाइड होती थी, और इस क्लैन में कई फैमिलीज होती थी। फैमिलीज में पॉलीगैमी का मतलब हो गया कि वह अ पर्सन, अ मैन कैन हैव मोर देन वन वाइफ, ठीक है। इसमें एक खास चीज है एनिमिस्ट, ये एनिमिस्ट नेचर के थे। आपको मैंने इसके पहले भी कई बार बताया है एनिमिस्ट नेचर क्या होता है। एनिमिस्ट नेचर का मतलब हो गया कि एनिमिस्ट मीन्स एनिमल, एनिमल का मतलब यहाँ पर जीवन या लाइफ फोर्स से है, जीवन की जो शक्ति है, सोल से है, ठीक है। तो हमारे जो ये अरावाकियन लोग हो गए, ये उन चीज़ों में भी लाइफ का फोर्स जो है वो देखते थे, उसको मानते थे, जो एक्चुअल में क्या है, निर्जीव चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे मान लो पेड़ हो गए, जैसे पर्वत हो गए, नदियां हो गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पहले अभी कुछ साल पहले तक जो है वो नॉन लिविंग माना, जैसे पेड़ तो मान लो लिविंग हो गए, लेकिन जब तक नहीं पता था कि पेड़ लिविंग है तब तक तो हम यही मानते थे पेड़ नॉन लिविंग है। पत्थर ही ले लो, चलो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, पत्थर तो नॉन लिविंग हो गया, ठीक है, एक तरीके का मटेरियल हो गया, पदार्थ हो गया। तो अब यहाँ पर ये लोग पत्थर को भी क्या मानेंगे, यही मानेंगे कि नहीं इसमें भी जीवन है, ये भी क्या है, इसमें भी सोल है, ये भी एनिमिस्ट। तो ये इंक्लिनेशन जो है वो एनिमिस्ट कहलाता है, क्लियर है। इनकी सोसाइटी में एक रिलीजियस ग्रुप था शमन्स, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये शमन लोग जो है, ऐसा माना जाता था कि मायन सिविलाइजेशन में जो शमन लोग हैं, ये लोग क्या हैं, इंटरमीडिएट हैं, ये बीच में मीडिएटर के तौर पर काम करते हैं, क्लियर है। ये भौतिक संसार और जो आध्यात्मिक संसार है उनके बीच में बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं। ये हीलर्स हैं बेसिकली, ठीक है ना। हीलर्स का मतलब है कभी भी जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो उन प्रॉब्लम्स को ये लोग हील करते हैं, ठीक है ना। चलो, अब आप देखो कि जब यूरोपियंस लोग अरावाकियंस के कांटेक्ट में पहुंचे तो क्या हुआ, ठीक है। जब अरावाकियन लोगों से यूरोपियन लोग मिले तो देखा यार इन लोगों ने तो गोल्ड वगैरह पहन रखा है, ठीक है, सोने के आभूषण पहन रखा, आंखों में चमक आ गई यूरोपियंस के। स्पेनिश लोग देखते ही एकदम चकाचौंध हो गया उनको। बट उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि ये गोल्ड के साथ अटैच्ड नहीं है ना, बड़े आसानी से गोल्ड मांगने पे दे भी दे रहे हैं स्पेनिश लोगों को। ये चीज उनको क्या कर रही थी, चौंका रही थी, एकदम स्ट्रेंज फुल था उनके लिए। क्यों स्ट्रेंज फुल था, जैसे यूरोपियंस लोग जो है वो गोल्ड को बहुत वैल्यू से जोड़ते थे, है ना, वैसे ये लोग नहीं करते थे। गोल्ड को उन्होंने एक कमर्शियल जो कह दो, ठीक है, या बहुत वैल्यूएबल पॉइंट ऑफ व्यू से कह दो देखना, मतलब उनके कस्टम में ही नहीं था, उनके ट्रेडिशन में नहीं था मायन अरावाकियन लोगों के, ठीक है। गोल्ड वॉज एक्सचेंज फॉर ग्लास बिट्स। उनको लगा, अरावाकियंस लोगों ने जब स्पेनिश लोगों से कांच के छोटे छोटे बीड्स लिए तो उसके बदले में गोल्ड दे दिया। अब स्पेनिश लोगों को लगा यार हम दे तो बहुत हल्की चीज़ रहे हैं, मिल हमें बहुत कीमती चीज़ रही है,
लेकिन उसके बावजूद भी अरावाकियंस लोगों को ज़रा भी नहीं लगा कि यार हम अब जो भी चीज़ दे रहे हैं वो शायद बहुत महत्वपूर्ण है। और ये शायद इसीलिए था कि इन्होंने गोल्ड पे वैल्यू जो है वो ऐड नहीं की थी। मतलब वैल्यू का मतलब गोल्ड को एज एक कीमती धातु जो बहुत महत्वपूर्ण है, इससे हम और मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कभी भी देखा नहीं था, उस गोल्ड को, ध्यान रखना है ना। वो लोग इस चीज़ से बहुत मतलब अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाले लोग थे और यूरोपियंस की तरह बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं थे, ध्यान रखना। क्लियर है? चलो, तो ये बहुत बड़ी स्पेशलिटी हो गई इनकी। चलो दे वर हाईली स्किल्ड इन आर्ट ऑफ वीविंग। एग्रीकल्चर के साथ साथ इनकी जो दूसरी आगे एक्टिविटी है वो है आर्ट ऑफ वीविंग। क्लियर है? चलो, अब यही इनकी जो जेनरसिटी है, यही इनकी जो उदारता है कि इनकी अरावाकियंस की, यही जो है इनके लिए क्या होगी, डिजास्टरस प्रूफ होगी। ठीक है, यानी इनके लिए जो है वो नुकसानदायक प्रूफ होगी, क्योंकि स्पेनिश लोग जो है वो धीरे धीरे इन सीधे साधे अरावाकियंस, जब देखो कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते थे, निगोशिएशंस पे भरोसा रखते थे, उस क्षेत्र तक को छोड़ देते थे जिस क्षेत्र में झगड़ा फसाद की सिचुएशन बनती थी, ऐसे लोगों को भी स्पेनिश लोगों ने क्या किया, दे बिकेम ब्रूटल फॉर देम। ठीक है, और इसका रिजल्ट यह हुआ कि धीरे धीरे हमारे अरावाकियन लोग जो है वो समय की रेत में दब गए, यानी इतिहास बन गए, है ना। और आज आपको शायद मिले भी ना, गिने चुने अगर बचे भी होंगे, ठीक है, तो वो यूरोपियन सोसाइटी में घुल मिल गए होंगे। तो इस तरीके से लॉन्ग आंसर की जो सीरीज़ थी वो हमने अभी कंप्लीट करी, और ये लॉन्ग आंसर की सीरीज़ के बाद चैप्टर जो आपका 8 है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 8 के बाद अब हम एंटर करेंगे चैप्टर 9 में, जो आपको दूसरे ही दौर में लेके जाएगा, मॉडर्नाइजेशन के दौर में लेके जाएगा। ये सारे वीडियोस एक्सेसिबल हैं आपके लिए, यूट्यूब पे आप देख सकते ही हैं। यूट्यूब के अलावा चूँकि आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हैं, उन बहुत सारे वीडियोस में पर्टिकुलर वीडियो फाइंड आउट करने में अगर थोड़ी से एफर्ट करने पड़ते हैं ज़्यादा, तो आपके लिए ईजी जो वे है वो है, आप आएँ वेबसाइट पे जाएँ, www.magnetbrains.com पे सर्च करें या इस एड्रेस को सर्च करें। सर्च करेंगे तो आपको इस तरीके से विंडो मिलेगी। इस विंडो में आप देख रहे हैं कि अभी आपको एडवर्टाइजमेंट 100% फ्री ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, ठीक है। इसी में जस्ट नीचे आप देखेंगे तो आपको क्लास वाइज कोर्सेस जो है वो दिख रहे हैं। आपको 11th का वीडियो चाहिए, 11th के वीडियो में आप क्लिक करेंगे। 11th के वीडियो में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिन फैकल्टी मेंबर्स की लिस्ट जो है वो दिख जाएगी, ठीक है। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, सभी कुछ दिख रहा है। आप इस पर स्क्रॉल करेंगे, जब नीचे आएंगे तो आपको जो है वो 11th क्लास की हिस्ट्री दिख जाएगी। उसमें क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको विंडो दिखेगा। इस तरह का विंडो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको नीचे चैप्टर वाइज वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर वाइज वीडियोस की लिस्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर सेक्शन, टॉपिक, सब टॉपिक के वीडियोस की जो लिंक है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। मतलब नाम के साथ ही वो, टॉपिक के साथ ही वो लिखा हुआ रहेगा। अब फॉर एग्जांपल आपको चैप्टर 1 का वीडियो देखना है, आपने चैप्टर 1 के वीडियो पे क्लिक किया, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये वीडियो जो है आपको ओपन हो जाएगा, इस तरीके से प्ले होना। तो ये पूरा जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, उसके थ्रू आप बहुत ईजिली वेबसाइट पे जाके बिना किसी हसल बसल के, बिना किसी प्रॉब्लम के, ट्रबल के वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। जो कि हमारा यानी मैग्नेट ब्रेन का पर्पस है कि आप तक हम शिक्षा को, एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाएं। कंटेंट तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, जो सबसे मेन चीज़ है एक्चुअल में पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस नोबेल कॉज में आप हमारे साथ जुड़े रहें, यही हमारी सक्सेस है। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।